Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about status of virus. Then we will discuss about binomial nomenclature. So first of all we discuss status of virus. वायरस का स्टेटस क्या है? तो वायरस को हम जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कहाँ पर एडजस्ट करते हैं वो हम देख रहे हैं। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये एडजस्ट होगा भी ये नहीं। स्टेटस ये स्टेटस ऑफ वायरस जो है वो आपका यहाँ तो इसमें से आपको पूछा जाएगा एमसीक्यूज़, और यहाँ जो है वो आपको इसमें से जो है वो शॉर्ट क्यू आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये क्या होते हैं? बॉर्डर लाइन पर होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। फॉर एग्जांपल अगर ये एक लाइन है तो इस तरफ जो है वो लिविंग थिंग है और इस तरफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। तो ये किस पे होते हैं? बॉर्डर लाइन पर होते हैं। क्यों? क्योंकि सम टाइम जो है वो ये प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे होते हैं किसकी? नॉन लिविंग की, और सम टाइम प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे होते हैं लिविंग की। तो इसलिए हम इनको जो है वो कहाँ पर एडजस्ट करते हैं? बॉर्डर लाइन पर एडजस्ट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान। ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी खसूसियात हैं। सम टाइम ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन नेचर यानी कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो क्या होता है? पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कंसिडर करते हैं? नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। दे आर ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब क्या है? कि ये जो है वो सेल से मिलकर नहीं बना होता। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। वायरसेस आर ए सेलुलर। वायरसेस जो होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं। दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन येट शो सम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इसमें जो है वो कहता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। जो हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था ना, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, फिर हमने जो है वो यूक्रियोटिक, प्रोक्रियोटिक पढ़ा था, वो चीज़ें तमाम इसमें मौजूद नहीं होती, यानी कि इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं होती। फिर भी ये जो है वो क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। क्यों? क्योंकि दे पोजेसेस डीएनए, क्योंकि इसके पास क्या होता है? डीएनए होता है। वायरसेस कंटेन देयर आरएनए और डीएनए। वायरसेस के पास क्या होता है? यहाँ तो आरएनए मौजूद होता है, यहाँ डीएनए मौजूद होता है। नॉर्मली इनकेस्ड इन प्रोटीन कोड, और आम तौर पर वो किस में पाया जाता है? प्रोटीन कोड पर। यहाँ पर देखें दो तरह के बैक्टीरिया मेरे पास वायरसेस मौजूद हैं। एक बैक्टीरियोफेज वायरस है और दूसरा जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। अब बैक्टीरियोफेज वायरस ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, और ये जो है वो ह्यूमन के ऊपर अटैक करता है, और इसकी वजह से आपको जो नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। अब इसमें देखें इसमें क्या मौजूद है? इसमें आरएनए मौजूद है। ये सारा का सारा इसमें क्या मौजूद है? आरएनए। और ये जो है वो इसके गिर्द क्या है? प्रोटीन केस। ये प्रोटीन कोड है इसकी पूरी, इसके गिर्द ये नज़र आ रही है आपको। और यहाँ पर भी ये जो है वो इसकी ये क्या है? ये प्रोटीन कोड है। तो इसके अंदर जो है वो क्या मौजूद है? इसके अंदर ये डीएनए मौजूद है। ये देख लिया आपने। तो वायरसेस के पास क्या होता है? यहाँ तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। और ये बात आपने याद रखनी कि वायरसेस अगर जो है वो बाहर मौजूद होंगे तो ये नॉन लिविंग की फॉर्म में होंगे, और अगर किसी जानदार के अंदर मौजूद है तो ये लिविंग होंगे। अब किसी जानदार के अंदर मौजूद है तो लिविंग क्यों है? क्योंकि ये जब इंसान की बॉडी में या किसी भी जानदार की बॉडी में एंटर होते हैं तो वहाँ पर ये करते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि अपनी जो है वो तादाद बढ़ाते हैं। तो रिप्रोडक्शन करने की वजह से जो है वो हम इनको क्या कहते हैं? कि ये लिविंग थिंग के अंदर क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें बीमारी कॉज करते हैं। आजकल जैसे कोरोना की वबा फैली हुई है, तो कोरोना जो है वो बेसिकली क्या है? वो भी एक वायरस है, और वो भी क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन जब वो इंसान की बॉडी में एंटर होता है तो वो अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू करता है, फिर आपके लंग्स पे अटैक करता है। तो ये तमाम वायरसेस जो होते हैं ये बाहर नॉन लिविंग की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब बॉडी में एंटर होते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, जिस तरह मैंने अभी बताया। वेयर दे कॉज अ नंबर ऑफ डिजीज़, जो कि वहाँ पर बहुत सी बीमारियाँ पैदा करते हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स। इनको हम ऑर्गेनिजम्स जो है वो कंसिडर नहीं कर रहे, जानदार कंसिडर नहीं कर रहे। एंड दस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसलिए हम इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखते। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमिलिया पढ़ा था। प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स। प्रायोन्स क्या होते हैं? प्रायोन्स जो होते हैं वो सिर्फ
प्रोटीन के बने होते हैं, और वायराइड्स जो होते हैं वो सिर्फ आरएनए के बने होते हैं। आर आल्सो सेलुलर पार्टिकल्स एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और वो भी जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं होते। जी, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, और ये हमारा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, पेपर में पूछा जाने वाला, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो मेथड है जिसमें जानदारों को क्या किया जाता है? साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। ये जो है वो आपने इसकी डेफिनेशन लिखी है यहाँ से यहाँ तक, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद आप देखें इसका जो है वो एज द वर्ड बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब क्या है? दो। बाई का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बेसिकली बाई का मतलब दो होता है, और नोमियल का मतलब क्या होता है? नेम, यानी कि ऐसा नेम जो दो नेम्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। सजेस्ट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ अ स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स, जिस तरह मैंने अभी बताया है कि वो दो नेम्स के ऊपर क्या होता है? मुश्तमिल होता है। द फर्स्ट इज़ जीनस, फर्स्ट नेम क्या होगा? जीनस नेम होगा, एंड द सेकंड नेम इज़ स्पीशीज़, और दूसरा नेम किसका होगा? स्पीशीज़ का होगा। अब जीनस, स्पीशीज़, ये सब जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होते हैं? स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस, एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम क्या था? कार्लस लिनियस था। फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये भी आपका एमसीक्यूज है कि सबसे पहले जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने मुतारिफ कराया था? स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम क्या था? कार्लस लिनियस। ये सिस्टम स्प्रेड रैपिडली, इसका सिस्टम जो है वो बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हुआ एंड बिकेम पॉपुलर, और बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। मैनी ऑफ हिज नेम्स आर इन यूज़ टुडे, और इसके जो उस वक़्त उसने नाम दिए थे आज भी जो है वो क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहे हैं। सम ऑफ रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड वाइल सजेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग साइंटिफिक नेम्स। अच्छा, आज भी जो है वो हम जो साइंटिफिक नेम यूज़ कर रहे हैं उसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम देखते हैं जब हम डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, या जो है वो हम क्या कर रहे हो? हैंड रिटन कर रहे हो। साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स। इटैलिक का मतलब क्या होता है? टेढ़ी लिखाई में लिखना। तो जब भी आप साइंटिफिक नेम को टाइप करेंगे कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, तो आप किसमें जो है वो करेंगे? हमेशा इटैलिक फॉर्म में, यानी कि टेढ़ी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है होमो सैपियंस। होमो का मतलब, होमो सैपियंस क्या होते हैं? होमो सैपियंस आप इंसान को कहते हैं। अब ये देखिए इसके दो नेम है, फर्स्ट नेम ये है और सेकंड नेम ये है। तो फर्स्ट नेम किसका होता है? फर्स्ट नेम जीनस नेम होता है, और सेकंड नेम क्या होता है? स्पीशी नेम होता है। When handwritten they are underlined। अब जब जो है वो आप हाथ से लिख रहे होंगे तो आप इसी तरह होमो सैपियंस, अब हाथ से तो आपसे टेढ़ा नहीं लिखा जाएगा ना। सम पीपल्स आर राइट इटैलिक बट मैनी पीपल्स आर नॉट। सो आप जब भी हाथ से लिखेंगे आप क्या करेंगे? इसके नीचे इस तरह लाइन लगा देंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपने साइंटिफिक नेम लिखा है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, द फर्स्ट टर्म जेनरिक नेम ऑलवेज बिगेन विद कैपिटल लेटर। अच्छा, जब भी आप जेनरिक या जीनस का नेम लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें तो एच क्या लिखा हुआ है? हमने कैपिटल लिखा हुआ है। जीनस नेम का पहला वर्ड क्या है? हमारे पास कैपिटल है। वाइल स्पीशी नेम इज़ नेवर कैपिटलाइज्ड, और स्पीशी का नेम कभी भी आप कैपिटल नहीं करेंगे, ऑल दो वो कोई प्रॉपर नाउन भी हो, फिर भी आप उसको नहीं लिखेंगे कैपिटल, आपने हमेशा स्मॉल लिखना, जैसे यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ है। एट द एंड थर्ड पॉइंट क्या है इसका? द साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज़ फर्स्ट यूज्ड। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम नेम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने लिखा हुआ होमो सैपियंस कंप्लीट नाम। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट आप जो है वो हैंड रिटन लिख रहे हैं या कंप्यूटर पर, तो जब भी फर्स्ट टाइम किसी साइंटिफिक चीज़ का नेम आएगा आप उसको कंप्लीट लिखेंगे। बट वन सेवरल स्पीशीज़ फ्रॉम द सेम जीनस आर बिगेन लिस्टेड, इट may then be abbreviated by just using an initial for genus. For example, Escherichia become E. coli। अब देखिए हम बार बार जब आप लिखेंगे यहाँ पर इतना जो लंबा नाम लिखा हुआ है इसका, Escherichia coli का, ये एक बैक्टीरिया है।
तो कहता है कि आप जो है वो कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, बार बार इतने स्पेलिंग लिखने की बजाय आप क्या लिखें, इसको जस्ट इक्वलाई लिख दें। यानी कि आपने यहाँ पर क्या किया, आपने जीनस नेम का जस्ट फर्स्ट लेटर लिखा है और स्पीशीज का आपने कंप्लीट नेम लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने होमो सैपियंस लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, हम एच लिखेंगे और आगे उसके क्या लिख देंगे, डॉट लगाकर सैपियंस। इस तरह, ठीक है। तो होमो सैपियंस इस तरह आप क्या करेंगे, उसका नेम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में जब आप किसी भी जानदार का बार बार जो है वो साइंटिफिक नेम लिख रहे हो। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत क्या है, ये आपको पेपर में इस तरह भी आता होता है, व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत बयान करें। तो अहमियत क्या है इसकी, होता है इन बायोलॉजिकल रिसर्च। अब जब बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जब रिसर्च कर रहे होते हैं, कॉमन नेम कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। अब जो आम चीज़ों के नाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर सेम स्पीशी या सेम ऑर्गेनिज़म्स। अब होता क्या है कि एक ही स्पीशीज़ है लेकिन मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है वो उनका जो है वो नाम भी क्या होता है, सेम ही चल रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन नेम ऑफ ऑनियन, उर्दू प्याज, बट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान इट आल्सो नाउन एज गंडा, बासल, वासल। अब ये तो बहुत ही कॉमन नेम्स है ना इसके ऑनियन के। तो ऑनियन को जो है वो सम टाइम हम क्या कर रहे होते हैं, इसको जो है वो डिफरेंट नेम से जो है वो इसको, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्याज के नाम से यूज़ होता है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ही कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर उसको जो है वो गंडा भी कहते हैं, बासल भी और वासल भी। अब देखिए एक ही चीज़ है लेकिन उसके नेम पाकिस्तान के अंदर ही डिफरेंट, जो हमारे एरियाज़ हैं उनके अंदर जो है वो डिफरेंट नेम से इसको पुकारा जाता है। अब इससे जो है वो ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि रिसर्चर जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो जब वो एक दूसरे से बात करते हैं किसी चीज़ के हवाले से, तो अब एक बंदा जो है वो गंडा या बासल या वासल उसको कह रहा है और वो कोई जो है वो गोरा है, तो उसको कभी भी समझ नहीं आएगी ये क्या कह रहा है। तो इसलिए साइंसदानों ने इस मुश्किल से बचने के लिए जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस कराया था। इन अदर कंट्रीज इट हैज़ अदर सेट्स ऑफ नेम। वो कहता है इसी तरह आप दूसरी कंट्रीज़ के देखें उनमें भी जो है वो पता नहीं कितने नेम जो है वो इसके यूज़ होते होंगे। अरबिक में कुछ कहेंगे, पश्तो में कुछ कहेंगे इसको, तो फ़ारसी में कुछ है, बहुत ज़्यादा यानी कि एक ही चीज़ के नेम। तो इसलिए हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इट इज़ नाउन विद अ सिंगल नेम एज इलियम सिप्पा। इसको सिप्पा कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग कीपा पढ़ते हैं। तो एलियम सिप्पा जो है वो क्या है, इसका कॉमन इसका साइंटिफिक नेम है। इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। अब कुछ केस ऐसे भी हैं कि एक ही चीज़ है लेकिन जो है डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन उनको सेम नाम से जो है वो पुकारा जाता है। मिसाल के तौर पर ब्लैक बर्ड है एक, ब्लैक बर्ड इज़ यूज्ड फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन। अब रेवन के लिए और क्रो के लिए, दोनों के लिए जो है वो हम ब्लैक बर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं, हालांकि ये दोनों जो है वो डिफरेंट थिंग्स हैं। अब देखें कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। कॉमन नेम्स जितने भी होते हैं उनकी कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं होती। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अ फिश इज़ अ वर्टिब्रेट। फ़िश क्या होती है, वर्टिब्रेट होती है। वर्टिब्रेट क्या होता है, वर्टिब्रेट ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मिसाल के तौर पर ये फ़िश है एक, और इसमें यहाँ पर आप देखें ऊपर वाले डायग्राम में ये सारी की सारी इसकी क्या, ये रीढ़ की हड्डी है। तो ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें हम वर्टिब्रेट कहते हैं। अब कहते हैं साइंस ये कहती है कि फ़िश एक ऐसा जानदार है जिसमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो वर्टिब्रेट होता है। एनिमल विद फिन्स एंड गिल्स, और इसमें फिन्स और गिल्स पाए जाते हैं। अगर आप नीचे वाले डायग्राम में आए इसमें, तो यहाँ पर ये आपको मैं जो सर्कल कर रहा हूँ ये सारे इसके फिन्स हैं, ये भी फिन, ये भी और ये भी जो है वो ये इसके सारे क्या फिन्स हैं। और यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका क्या होता है, गिल्स। अब साइंस कहती है कि जो भी फ़िश होगी उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो लाजमी पाई जाएंगी, एक तो वर्टिब्रेट होगी, फिन्स होंगे, गिल्स होंगे। बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश
and starfish do not fit the biologist's definition of fish. अब अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी वो कहते हैं कि सिल्वर फिश, क्रे फिश और जेली फिश जो है वो ये बायोलॉजी के मुताबिक जो है वो ये फ़िश नहीं है, साइंस के मुताबिक ये फ़िश नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस डायग्राम में देखें तो ये आपके पास जेली फ़िश है। अब इस जेली फ़िश में ना तो आपको कहीं पे जो है वो इसके वर्टिब्री नज़र आ रही है, यानी कि रीढ़ की हड्डी नज़र आ रही है, इसमें ना ही आपको गिल्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह सिल्वर फिश में आ रहे हैं तो इसमें भी सेम है, कोई ना आपको गिल्स नज़र आ रहे हैं, ना वर्टिब्री नज़र आ रही है, ना फिन्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह स्टार फिश में आए तो सेम है। इसी तरह क्रे फिश में आए तो भी सेम है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा प्रेटस नज़र नहीं आ रहा जो कि बायोलॉजी कहती है फ़िश में होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ओनली ट्रू फिश, ये गोल्ड फिश जो है ये क्या आपके पास ट्रू फिश है। इसमें यहाँ पर आपको गिल्स भी मिल जाएंगे, इसमें जो है वो ये आपको फिन्स भी मिल रहे हैं और इसमें यहाँ पर ये वर्टिब्री भी मौजूद है। इसका मतलब ये क्या गोल्ड फिश के आपके पास ट्रू फिश है। तो ये सिल्वर फिश, क्रे फिश वगैरह इनको साइंस के मुताबिक जो है वो हम फिश नहीं कहते, ये तो हमने वैसे ही रखे हुए नेम। टू अवॉइड ऑल दिस कन्फ्यूजन, इन तमाम कन्फ्यूजन से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम्स by using binomial nomenclature. The value of this system is due to its widespread use and stability of its names. In binomial nomenclature, every species can be unambiguously identified with just two words. अब यहाँ पर वो कहता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा वो कहता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो हर स्पीशीज़ का नेम जो है वो हम अनएम्बिगियसली यानी कि उसको जो है वो वाज़ेह तौर पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं किससे, दो वर्ड्स से। सेम नेम कैन बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल लैंग्वेजेस। अच्छा, यहाँ पर एक ही कहता वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि जितनी मर्ज़ी लैंग्वेज हो, अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है, अगर कोई जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहा है, अमेरिकन बोल रहा है, अगर कोई पंजाबी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो उसने जो है वो किसी भी चीज़ का क्या करना है, एक ही साइंटिफिक नेम जो है वो यूज़ करना, अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर देखें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कॉमन नेम और उनके ये साइंटिफिक नेम। तो ये भी आपने तीनों नेम जो है वो याद करने हैं। ऑनियन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एलियम सिपा, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। कॉमन नेम ऑफ सी स्टार यानी कि स्टार फिश का क्या होगा, एस्टीरियस रोबेंस। और हाउस क्रो जो आप कौवा देखते हैं उसका नाम क्या होता है, क्रॉस सेप्लेंडेंस। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।